नमस्कार दोस्तों। काश इंडिया के इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक मीठी गोली और सैकड़ों मर्ज की दवा। मेरी बातों से आप समझ गए होंगे मैं किस विषय पे आज बात करने आया हूँ। और जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो एपिसोड है वो होम्योपैथी पे रिलेटेड है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिस पे काफी लोग भरोसा करते हैं और इसमें कई असाध्य बीमारियों का भी सफल इलाज होने का दावा किया जाता है। तो आज हमारे साथ एक जाने माने विशेषज्ञ हैं जो होम्योपैथी के बहुत ही माहिर चिकित्सक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के गुप्ता, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं होम्योपैथी विधा के। तो इनसे हम कई सवालात करेंगे, कई जरूरी जानकारियां हासिल करेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों में, उस रोग के प्रबंधन में किस तरीके से होम्योपैथी का इस्तेमाल हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि चूंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मेडिकल साइंस में इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन होम्योपैथी के विज्ञान में आप इस बीमारी को किस तरीके से देखते हैं? आ, जैसे आपने अभी अंकुर जी कहा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये बिल्कुल सही है। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ और भी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जिसमें कि हमें एक मॉडर्न मेडिसिन में पूरी तरह से इलाज नहीं मिल पाता, परंतु होम्योपैथी उसमें एक सक्षम इलाज करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे हमें जो मरीज है जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको हम जो होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी बीमारी के नाम से नहीं करते। जी जो सबसे मुख्य बात है, जी वहां पे मरीज का इलाज किया जाता है, न कि मरीज की बीमारी के नाम से। जी अब जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 4 लोग हैं जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जी और सबके लक्षण जो उसके मुख्यतः बीमारी के लक्षण मुख्यतः सबके करीब करीब ऐसे ही होते हैं। हम्म, सबको अकड़ास होगी, दर्द होगा, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाते हैं, और ये सब कॉमन लक्षण है बीमारी के। जी परंतु वही व्यक्ति एस्पेक्ट है, और पर्सनल एस्पेक्ट है, उसकी रुचि अरुचि, वो किन चीजों पे है, खान पान किस तरीके का वो रखता है, उन चीजों पे उसको अलग किया जा सकता है। जी जैसे कि एक व्यक्ति है जो जिसमें की खास विशेषता ये है कि उसको जैसे ही वो बारिश का मौसम होता है या बादल बनते हैं, और उसकी तकलीफें एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ बाहर बता सकता है कि बाहर मौसम खराब हो रहा है। ये जी उसकी इतनी संवेदनशीलता है उस व्यक्ति की, सेंसिटिविटी है, ओवर सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दी आई मीन जो क्लाउडी वेदर बनता है या डैम्पनेस बनती है उसके साथ। और एक व्यक्ति है जिसको कि उसमें मौसम में जहां पे थोड़ी नमी आती है या कुछ थोड़ा क्लाउडीपन आता है, ही स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो वही व्यक्ति है, दोनों का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, पर दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं जो उनको एक दो अलग व्यक्ति बनाती हैं। तो ऐसे समय में जहां तक एलोपैथी का इलाज है, वो दोनों को दवाइयां पेन किलर ही दी जाती हैं। चाहे हाँ, नाम अलग हो सकते हैं, कंपनी अलग हो सकती है, कोई सस्ती है, महंगी हो सकती है, जी जी परंतु यहाँ पे होम्योपैथी के जब हमने दो व्यक्ति कहे देख रहे हैं जिनमें उनकी बेसिक प्रॉब्लम सेम होने के बावजूद उनकी अलग विशेषता है जो उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से दर्शाते कि इसका ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो उस बेस पे उसको जो दवा चयन की जाती है वो उस बेस पे दी जाती है। और वो दोनों व्यक्तियों को वही दवाई जरूरी नहीं है को उनको पूरी तरह से इलाज करने में सक्षम हो या पूर्ण रूप से आराम पहुंचाए। जी तीसरी चीज, जो व्यक्ति आपका एक है बहुत सुस्त रहता है, बहुत उसको सिर्फ जब तक रेस्ट करता है तब तक ही ठीक रहता है, उसके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल है।
और जी, एक व्यक्ति है शुरू में जैसे सो के उठता है तो बहुत अकड़ास महसूस होती है, पहले 2-3 कदम लेने उसको मुश्किल लगते हैं, पर धीरे धीरे वो अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं, ये एक आम लक्षण है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों का। जी, परंतु जो जो मरीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के हैं, उनमें भी ये है कि जैसे उनके थोड़ी आई मीन बॉडी में एक्टिविटी होती है या आई मीन खून का संचार बढ़ता है, तो उनको वो बेटर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी दवाई उनके हिसाब से दी जाए तो वो अलग हो सकती है। तो ये एक मेन चीज है। और वैसे भी जब हम आई मीन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बेसिकली होता ही यही है कि जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप से लड़ती है। और होम्योपैथी दवा एक ऐसी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे दी जाए तो वो उसकी इम्यूनिटी और आई मीन सेंसिटिविटी को उजागर करती है और बहुत बहुत आई मीन उसको इफेक्ट करती बढ़ाती है। तो वो काफी हद तक उसमें जो आई मीन बेसिक पावर है उसको हील करने की, वो उसको और वो करती है, बहुत रूप से बढ़ा देती है। तो ये एक मुख्य कारण है कि इसमें जबकि हम होम्योपैथी द्वारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में काफी अच्छा रोल देखने में मिलता है, और हम बहुत सारे मरीज हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के हैं, होम्योपैथी दवा के साथ भले चंगे होते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँ, कुछ जो लोग आई मीन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के पीड़ित हैं, उनकी कुछ दवाइयां हैं जो आई मीन सप्रेसेंट चल रहे होते हैं, तो जी, वो ये लेते हुए भी हमें ये दवाइयां दी जा सकती हैं, हम देते हैं जो। जी। जी यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पद्धति है ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है इस जी, करते लक्षणों हैं। के आधार पर दवाई का चयन किया जाता है। जी, जी, सिम्टोमेटिक ये नहीं कि सिम्टोमेटिक वो हमें ट्रीटमेंट करती है। जी, जी, ट्रीटमेंट तो व्यक्ति विशेष का होता है, जिसके जो जो सिम्टम हों। जैसे हमने कहा कि जो हमें बीमारी के लक्षण वो करीब करीब सबके सेम है, परंतु वो लक्षण जो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, वो जी, उस व्यक्ति को उस विशेष दवाई दी जाएगी जिस दवा में वो लक्षण पैदा करने की क्षमता होती है। क्योंकि जी, इसमें जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स, या सिमिलर कुछ एक आई मीन स्वस्थ व्यक्ति को अगर दिया जाए तो कुछ लक्षण पैदा होते हैं, वो नोट किए जाते हैं ड्रग टू वीक के दौरान। वही सिम्टम अगर लेकर कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी बीमारी से, तो जी, अगर उसके वो लक्षण मैच करते हैं तो वो दवा देने से उसको पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, चाहे वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो या कोई और तकलीफ भी हो तो भी। जी। अच्छा, एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल एक और करना चाहता हूँ आपसे। आम तौर पे जी देखा देखा जाता है कि एक मन में दुविधा रहती है मरीजों के अंदर कि वो ये सोचते हैं कि हम होम्योपैथी मतलब होम्योपैथी का इलाज तो करवाएं, लेकिन अगर हमारी बीमारी गंभीर स्थिति में है तो क्या होम्योपैथी असर करेगी? कहने का मतलब ये है कि क्या एडवांस स्टेज के जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं, क्या उनकी बीमारी उनके रोग प्रबंधन में होम्योपैथी कारगर है सर? हाँ, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अंकुर जी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमने अपने जो क्लिनिक है, हमारे एकेजी ओवियन क्लिनिक में, इस तरह के बहुत सारे मरीजों को देखा है कि जो हमारे पास आए ही बहुत लेट स्टेज पे, जी, जहाँ पे जो बहुत लेट स्टेज पे आए होते हैं, तो उनमें हम ये नहीं कहते कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट, उसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, और जो कि वो भी एक मरीज के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि वो उस इसमें आई मीन इतनी बुरी तरह जूझ रहा होता है कि वो दवाइयां खा खा के, और उनकी आई मीन जो बेसिक प्रॉब्लम वो तो है, उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती हैं। तो जी, ऐसे समय में उसका जो मानसिक संतुलन है या उसका जो मनोबल है काफी टूट चुका होता है, और काफी आई मीन बदहवासी वाली सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब होम्योपैथी की दवा उनके आई मीन कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, उनकी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, ये देखने में आता है कि आई मीन जो व्यक्ति विशेष पीड़ित है, उनका आपस में मियाँ बीवी का या घर में पेरेंट्स के साथ अक्सर तकरार होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी तकलीफ की वजह से इतना पीड़ित होता है, परेशान होता है कि जी, उसमें जरा सी बात पे वो आई मीन
उत्तेजित हो जाता है, जबकि कई बार वो सोच के देखता है कि यार बात तो इतनी नहीं थी जितना मैंने उसको क्या नाम बढ़ा लिया या जितना मैं उस पर इरिटेट हो गया। तो अगर उस बात पे कोई बाद में ग्लानि होती है कि जैसे मैंने अपने कुछ ऊंचा बोल दिया या कुछ बच्चों को डांट फटकार लगा दी और बाद में ग्लानि महसूस करता है, तो ये भी एक लक्षण है जो उस व्यक्ति का, जो कि होम्योपैथी के अंदर काम आता है। और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे मैंने कह दिया, चाहे ठीक है या गलत है, वो वही चीज मानी जानी चाहिए। तो ये भी एक एडमेंसी है या जो हेड स्ट्रांगनेस है, ये उस व्यक्ति विशेष को दर्शाता है। तो वहां पे दवाई का चयन उस रूप पे भी किया जाएगा, और अगर दवा उस टाइप के लक्षणों के आधार पे दी जाएगी तो वो एक गहरे असर छोड़ती है और डीप एक्टिंग मेडिसिन हो जाती है। क्योंकि जो जो कुछ जो सुपरफिशियल दवाइयां होती हैं, जैसे कि खाली दर्द के लिए, अफलास के लिए या सूजन के लिए दी जाए, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो करते हैं, दोबारा आ जाती है प्रॉब्लम उसमें। परंतु अगर यही ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे डीप एक्टिंग कंडीशन में दिया जाए और उनकी बाकी चीजों को देख के लिया जाए कि ये सोरिक म्याद में है या साइकोटिक में है या सिफिलिटिक म्याजमेटिक बैकग्राउंड में है, अगर उन आधार पे दिया जाए डीप एक्टिव मेडिसिन, तो उसमें उससे निकल के बाहर निकल के आने की संभावना काफी हद तक अच्छी हो जाती है। जी। ये तो आपने बड़ी उपयोगी बात बताई है। डॉक्टर साहब, आगे जो सवाल है वो है कि आमतौर पे जो होम्योपैथी के उपचार के लिए जब मरीज आते हैं, जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, ऐसे मरीजों को किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? मतलब इस ट्रीटमेंट को लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीटमेंट का असर जो है उनको प्रॉपर हो? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे ये आप वो कह रहे हैं कि आपको कोई बीमारी, आई मीन, क्योंकि आमतौर पे जो एक व्यक्ति है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बहुत लेट कंडीशन में, जब कब सब तरफ से धक्के खा चुका होता है, जी। तो ऐसे समय में उसकी बीमारी अपने अपने ओरिजिनल शेप में नहीं होती, वो उग्र रूप धारण कर चुकी होती है। तो जो कुछ आई मीन प्रतिबंध या जो कुछ आई मीन परहेज उस बीमारी के लिए होते हैं, वो तो उनको आवश्यक करने ही चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। परंतु जहां तक सवाल होम्योपैथी की दवाई के साथ है, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई दवाई का आमतौर पर ये दवा मुख्य रूप से दी जाती है जो कि जबान पर रख के सक करनी होती है, चूसना होता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि कम से कम 20-25 मिनट पहले और 20-25 मिनट दवा लेने के आगे पीछे आप कुछ नर्व एंडिंग से, जबान की नर्व एंडिंग से होता है, वो प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ खाया हुआ होता है तो टंग के ऊपर कोटिंग आ जाती है, और वो जो कोटिंग होती है वो उसको दवाई को एब्जॉर्ब करने में बाधा डालती है। ऐसे ही अगर आपने दवा में दवा ली और कुछ खा रहे हैं, तभी उसमें कहा जाता है कि वो ना लिया जाए। और दूसरा, जो व्यक्ति आई मीन जिसमें कि वो जैसे ठंड का आई मीन वो है, परहेज करें, उसकी बहुत ज्यादा बाई वादी वाली चीजों का आई मीन परहेज करें, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इन सब चीजों का परहेज करें। जो होम्योपैथी की दवा है वो मतलब मरीज किस किस बात का ध्यान रखे ट्रीटमेंट कराते हुए? हाँ, ये तो मैंने बताया कि जो होम्योपैथी के, स्पेशली होम्योपैथी के हिसाब से है कि जब वो दवा लें तो उसे 10-15-20 मिनट पहले, 15-20 मिनट बाद कुछ किसी चीज का खाने पीने का सेवन ना करें, एक तो ये। और अगर मुंह साफ हो, जितना खुला करके ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जब दवा लेते हैं उनके आसपास अलग खाने पीने की चीजों में जिनमें बहुत तीखे मसाले वाली चीजें, वो चीजें अवॉइड करें। और ठंडक और बाईबादी वाली चीजें, जिससे पेट में गैस हो या कब्जियत हो, वो चीजें अवॉइड करें। साथ में कोशिश करें कि उनका जो अपना इमोशनल बैलेंस है वो ठीक रखें, मेंटेन करें, ताकि जितनी वो अपनी नींद और वो पूर्ण रूप से ले पाएंगे, उतना उनके लिए अच्छा है, उतनी ज्यादा वो प्रॉब्लम कम फेस करेंगे। क्योंकि अगर एक्सर्शन है वो अवॉइड करें, अननेसेसरी एक्सर्शन को अवॉइड किया जाना चाहिए। जी। और उसके साथ साथ अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी पेशेंट हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के, उनके लिए एक कुछ जो फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज भी बताते हैं, वो तो है। इनमें सबसे अच्छी उत्तम एक्सरसाइज है स्विमिंग। अगर कोई तैराकी या स्विमिंग कर सकता हो, उसकी संभावना हो,
तो उनको जरूर 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 अपनाना चाहिए, बिकॉज स्विमिंग एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसमें आपके बॉडी का हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और खास तौर पे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट्स के लिए हाँ इतना जरूरत कि आप ये मतलब हमें अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो जरूर गहरे पानी में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आप अगर पानी में लो लो शेलो वाटर में भी रहेंगे और अपने आप को वहां पे रखेंगे, जो पानी की बॉयंसी होती है, दैट विल आल्सो गिव यू एडिशनल हेल्प इन ओपनिंग अप योर मसल्स। ओके। जी जी। एक और अहम सवाल है सर कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पैथी की चिकित्सा ले रहा हो, सपोज मॉडर्न मेडिसिन से इलाज करा रहा हो, और अगर वो होम्योपैथी दवाई भी लेना जी चाहता हो, तो क्या ऐसा संभव है? जी हाँ बिल्कुल संभव है, परंतु बेहतर ये होगा कि अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी दवा वो ले रहे हैं और हमें अगर उनके बारे में थोड़ी जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। परंतु इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें होम्योपैथी के साथ वो एलोपैथी दवाई के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते हैं, बल्कि अब तो आने वाले समय में, और ये अभी हमारी जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे था, 2 दिन की भी गोष्ठी थी इंटरनेशनल, उसमें वो उसमें था ही थीम इंटीग्रेशन का, और जिसके बारे में ओवीएम्स जो एकीजी ओवीएम्स हमारा 1999 से अपने आप में सर्वप्रथम ट्रेनिंग था जिन्होंने इस सिस्टम को अपनाया था, यहाँ पे एक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम पेशेंट्स की बेहतरी के लिए उपयोग किए जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अक्सर ये जिज्ञासा लोगों के मन में देखी जाती है जी कि जैसे एलोपैथ की दवाई के निर्माण में लोगों को पता है कि केमिकल्स वगैरह का यूज होता है, जी आयुर्वेद में नेचुरल चीजों का यूज होता है, जी लेकिन होम्योपैथी के की दवाओं के निर्माण में किस तरह के तत्वों की चीज उपयोग होता है, इसके हाँ बारे में लोग हमेशा जिज्ञासा में रहते हैं। तो बिल्कुल ये आमिर, सवाल जरा आज आपसे है, जरा इसका उत्तर दे कि इसमें क्या बिल्कुल होता है ऐसा। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी प्रश्न किया, क्योंकि लोगों के बारे में जानकारी, लोगों को जानकारी होना इसके बारे में आवश्यक है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे वनस्पति शास्त्र हमारी जिसपे कहते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड मिनरल किंगडम, ये तीनों तीनों से होम्योपैथिक दवाइयों का बनती हैं। इनके अलावा उस कुछ एनर्जी रेंज जिसमें वो कहते हैं नोसोर्स और सार्कोस, जैसे कि प्लांट की किंगडम, प्लांट्स में उनकी जड़ों से भी दवाई बनती है, फूलों से भी बनती है, पत्तियों से भी बनती है, तने से भी बनती है। कुछ एनिमल किंगडम की है जिनमें से जैसे कि आपको जान के हैरानगी होगी कि उसके जो पॉइजन है, स्नेक पॉइजन, उससे भी दवाइयां बनती हैं। ओके। जैसे मकड़ी है उससे भी बनती है, शहद की मक्खी उनसे भी बनती है, और जो तो और जो कॉकरोच है, कॉकरोच से भी एक दवा बनती है जो कि एस्थमा के लिए बहुत अच्छी उपयोगी साबित होती है, सिद्ध होती है। तो ये तो तीन, बाकी रहे मिनरल्स, और जिसमें कि सलीशा है और एक आम नमक जैसे कि जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उससे भी नेट्राम्यूर नाम की दवा बनती है। फिर उसके अलावा कुछ जो जो नोसोर्स होते हैं, जो शरीर में जैसे किसी को टीबी हुई, टीबी की जो गांठ होती है वहां पे जो स्त्राव होता है, उससे दवाई बनाई जाती है, उसको नोसोर्स कहा जाता है। और ओके। सार्कोस होते हैं जो बॉडी में आपकी ग्रंथियां होती हैं, उनके हॉर्मोन्स या वो लिबरेट करते हैं, तो उन हॉर्मोन्स पे भी दवाई बनाई जाती है, उनसे भी बनती है, उनको सार्कोस कहते हैं। और उसके अलावा एक अलग कैटेगरी जिसको हम इम्पॉन्ट्रीबिलिया कहते हैं, जिसमें रेज, एक्सरेज, सन रेज, मैग्नेट, इनकी भी शक्तियों को दवाई में उपयोग किया जाता है। तो दवाइयां किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोर, सार्कोस एंड इम्पॉन्ट्रीबिलिया, ये सब चीजों से होम्योपैथिक दवाइयों का बनाई जाती है इन सब से। जी। डॉक्टर साहब एक संक्षेप में एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से एएस जैसी बीमारी में पेन मैनेजमेंट किस हद तक संभव है, कितना प्रभावी है? हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली जो मरीज होता है उसको तो पेन से ही सब सारा डिपेंड करता है, उसको पेन में रिलीफ मिलेगा तो ही इज हैप्पी। जी। यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि जो हमारी दवाइयाँ कोई
पेन किलर के नाम से नहीं दी जाती जी, कि ये सिर्फ पेन के लिए दवाई दी जा रही है। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर उनके लक्षण पेन के उस पर्टिकुलर लक्षण किसी पर्टिकुलर दवा से मैच करते होंगे और वो दवा दी जाएगी तो डेफिनेटली उस पेशेंट को आराम मिलता है। और ऐसी स्थिति में जब हमें पेशेंट को दर्द ज्यादा होता है, पेन ज्यादा होता है, तो कुछ टिंचर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है और वो उनमें काफी अच्छा रिलीफ देने में हमें सक्षम रहते हैं। पर जो इफेक्ट आप एक्सपेक्ट करते कि इंजेक्शन लगवाने के बाद या कोई पेन किलर लेने के बाद वैसा आपको लिया और इमीडिएटली सब्साइड करके, शायद ऐसा ना हो। परंतु अगर सिम्टोमेटिकली आपने अपने आप डॉक्टर को पूर्ण रूप से हमने लक्षण दिए हैं और वो उस लक्षणों के आधार पर दवा का चयन कर सकता है, तो आपकी हमें दर्द में भी डेफिनेटली आराम मिलेगा। परंतु इसके साथ साथ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दवा तो आप ले रहे हैं और डूज एंड डोंट्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे जी, तब हो सकता है कि आपकी जो हमें दर्द की तकलीफ है उसमें इतना आराम ना मिल पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मैनेजमेंट में होम्योपैथी का क्या योगदान है, होम्योपैथी कितना असरदार है। तमाम जो जिज्ञासाएं मुझे लगती है कि जो फाइटर्स हमारे हैं उनके मन में हो रही होंगी, उसमें से कईयों का आपको उत्तर मिल गया होगा। मुझे कई लोगों के फोन आ रहे थे काफी दिनों से कि होम्योपैथी पे कुछ कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएं, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये मैंने विशेष तौर से होम्योपैथी पे कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है कि इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी और आप में से कई चाहेंगे कि होम्योपैथी पद्धति को अपनाएं। हो सकता है कि इससे आपको लाभ मिले। तो डॉक्टर ए के गुप्ता जी, आप हमारे साथ आपने समय दिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत आभार। कास इंडिया और तमाम उन मरीजों की तरफ से जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे हैं। तो कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। बल्कि मैं ये, हाँ, हाँ, मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपके जो इसके फॉरम के जो लोग किसी तरह की समस्या है, किसी तरह का होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो हमारी जी, वेबसाइट भी hems.com OVIHAMS.com, वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं और हम जी, अपना प्रयत्न करेंगे, आपको अधिक से अधिक लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए के गुप्ता जी कि आपने समय दिया, और मुझे लगता है कि आपके इस महत्वपूर्ण सलाह से कई हमारे जो एस फाइटर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो जी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।